ऐसे कुछ साथी भी आए हैं जैसे चंद्रशेखर की, कुछ पार्टी के लोग भी यहाँ काम करेंगे एरिया के अंदर। क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी पर? देखिए, हर व्यक्ति को और हर पार्टी को लोकतंत्र है, समान अधिकार है। सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी अपना प्रयास कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना प्रयास कर रही है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है भाई, और हमारे बूथ स्तर पर भी हमारे भाइयों को ये कह देती है, रोटी में आटा बाद में डालूंगी, पहले वो डाल जाओ। पहली बार आया और जनता ने जिस तरीके का सहयोग दिया है और जिस तरीके का वोटों से भी मुझे नवाजा है, उम्मीद करता हूं कि भाई जिस तरीके का सहयोग जनता ने मुझे दिया है, इस तरीके का सहयोग मुझे बार बार दे। सहारनपुर जिला अध्यक्ष हैं जो ननौता से बिलोंग करते हैं, माननीय जगपाल साहब, और आप नरेंद्र जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं गंगो के। हमारे जिला अध्यक्ष जी बड़े मेहनती जिला अध्यक्ष जी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं बात को, क्योंकि पुराने लीडर्स हैं श्री जगपाल सिंह जी। मैं सन 1995 में सीमा सुरक्षा बल में मैं भर्ती हुआ था और लगभग 22.5 साल की नौकरी करने के बाद में 31 अक्टूबर 2017 को मैं रिटायर हुआ था। मेहनत कर रहे हैं अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 के 8 प्रत्याशी लाने का काम करेंगे। नफे सिंह हैं जो होजखेड़ी से बिलोंग करते हैं, युवा वर्ग काफ़ी जुड़ा उनके साथ में, जो जिला प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बहुत अच्छे वर्कर हैं, वो बहुत मेहनती वर्कर हैं। अभी अभी उनके यहाँ पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। और इस वक्त हमारा आना हुआ है गांव भावसी में। ठाकुर श्रीपाल राणा जी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, और देख सकते हैं नरेंद्र ओरली साहब मौजूद हैं, और एक सम्मानित साथी और हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, और पूर्व प्रत्याशी हैं जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं ठाकुर श्रीपाल राणा जी। आज उनसे चर्चा करेंगे हम लोग कि एरिया के अंदर जो समस्याएं हैं और जो गांव के अंदर डेवलपमेंट होनी चाहिए, और विधानसभा में एरिया में जो जरूरतें हैं, जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, और ये हरदम प्रयास करते जा रहे हैं। तो अब की बार क्या तैयारी है? सर, सबसे पहले तो आपका मीडिया न्यूज़ में आपका वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यश भाई, आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरा हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए यहाँ पे। क्या कहेंगे अपनी लोकसभा को लेके? लोकसभा का जो इलेक्शन था 2024 में मैं पहली बार आया, और बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में मैंने 2024 का चुनाव लड़ा, और मैं आभारी हूँ बहन जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनका एक कैराना लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर सकूं। और अभी बहन जी के नेतृत्व में और बहन जी के आशीर्वाद अनुसार जहाँ भी जिस तरीके से भी बहन जी का आशीर्वाद होगा, पार्टी का आशीर्वाद होगा, संगठन का आशीर्वाद होगा, जो भी मुझे दिशा निर्देश मिलेंगे उसी के मुताबिक मैं आगे भविष्य की रणनीति को लेके चलूंगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र ओरली जी जो बहुजन समाज पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी थोड़ा बताइए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम आज श्रीपाल राणा जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के आवास पे इसलिए पहुंचे, जिला पंचायत के चुनाव बड़े नज़दीक हैं, उन पर कुछ राजनीतिक चर्चा भी करनी थी और सामाजिक चर्चा करने के लिए भी इत्तेफाक से आप पत्रकार मोदी जी आपका आना हुआ, आपका धन्यवाद। अभी क्या तैयारी है? पिछली बार क्या तैयारी थी, थोड़ा बताइए, डिफरेंस क्या है पिछली बार में और अब की बार में, जो प्राथमिकताएं हैं? पिछली बार में तैयारी भी बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब उससे भी 21 होगी जी। इसलिए हो गया, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने अभी मान्यवर श्री कांसी राम साहब के शहादत दिवस पर, परिनिर्वाण दिवस पर जो रैली बुलाई थी, वो बहुत ही जोश के साथ और होश के साथ बहुत मजबूती से सफल होने का काम हुआ। उसके बावजूद भी हमारे पास अन्य लोगों के, जो अन्य विपक्षी दलों में लोग हैं, उनके फ़ोन आने शुरू हो गए, अध्यक्ष जी इस वार्ड पर किसे लड़ा रहे, अध्यक्ष जी उस वार्ड पर किसे लड़ा रहे। हम समझते हैं बहन जी ने रैली करने के बाद हम कार्यकर्ताओं के अंदर एक ऊर्जा भरने का काम किया। उसी संबंध में मैं राणा जी से चर्चा करने के लिए आज राणा जी के पास आया हूँ। तो आपके क्षेत्र में कितने सदस्य हैं जो मतलब चुनाव की तैयारी कर सकते हैं? हमारी गंगो विधानसभा में वैसे तो 9 बैठते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से 8 प्रत्याशी आते हैं साहब। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और आधा हिस्सा आता है 28 वार्ड का। और सभी की तैयारी कर लिया? हाँ, बिल्कुल मजबूती से। नाम तो नहीं बताएंगे पत्रकार मोदी जी, उसी संबंध में राणा जी से चर्चा करने के लिए आए हैं। और हम समझते हैं कि 8 के 8 जिला पंचायत गंगो विधानसभा से पार्टी के मजबूत सहयोग से और भाईचारे के सहयोग से हम जिताने का काम। ठाकुर साहब, आपका तो सिर्फ एक ही माइंड चलता है कि इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आप एरिया के अंदर, डेवलपमेंट चाहते हैं, और सबको एक समानता
देते हैं आप, सम्मानित रूप से उनका कहीं ना कहीं लाड़ दुलार भी करते हैं अपने एरिया के युवाओं का। तो जैसे 4 गांव, 5 गांव, 10 गांव इस तरह मिलाकर कुछ थोड़ा कुछ विकास बताइए, क्या कराएंगे आप एरिया के अंदर? देखिए, सबसे पहली बात मैं यश भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अगर गांव में सुरक्षित होंगे तो हम क्षेत्र में सुरक्षित होंगे, और क्षेत्र में सुरक्षित होंगे तो हम विधानसभा में सुरक्षित होंगे। सबसे पहला हमारा टास्क यही रहता है कि पहले गांव सुरक्षित हो, उसके बाद में क्षेत्र और फिर अपना विधानसभा। और मेरा मानना यह है कि एक 5-5, 7-7 गांव की एक छोटी छोटी सी टुकड़ी बने और उसका जो विकास का काम है उसको एक बहुत जिम्मेदार तरीके से लिया जाए, सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से। और जो जो विकास से संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को लाया जाए। विकास से संबंधी अमूमन जो है 3-4 एक मुद्दे हमारे रहते हैं। एक जल की व्यवस्था, एक रोड का डेवलपमेंट, एक बिजली की व्यवस्था और एक मेडिकल की व्यवस्था। ये चारों बेसिक और बुनियादी ज़रूरतें हैं हर इंसान की, और इन ज़रूरतों को लेके ज़्यादातर दिक्कतें यहीं पे आती हैं। हम ये देख रहे हैं, जब ग्रामीण स्तर पे मैं देखूं, ग्रामीण स्तर पे अभी हमारे से जो प्राथमिक चिकित्सालय है PHC, वो हमारा यहाँ से लगभग 8 से 9 किलोमीटर दूर है गांव का, और उसी समानांतर रूप में जो आजू बाजू के गांव हैं लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पे हमारा PHC है। तो वहाँ पे हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई कभी भी समय असमय कुछ भी मेडिकल की ज़रूरत पड़े, हमें यहाँ से साधन की ज़रूरत पड़े वहाँ तक एक इमरजेंसी के तौर पे ले जाने की, तो एक ऐसी व्यवस्था हो जिस व्यवस्था के तहत एक 5-7 गाँव के बीच में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि समय असमय पे अगर आप रिंग करो तो तुरंत आपके पास में एम्बुलेंस की सुविधा आपको मिले। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, है एम्बुलेंस की व्यवस्था, लेकिन वो चुनिंदा कारणों की वजह से है। जो प्रसव के दौरान का जो वो है उसके लिए सरकार ने सुविधा दी है, वो दी जा रही है, लेकिन एक ऐसा हो कि किसी भी तरीके की इमरजेंसी आ सकती है, उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें एक बार कॉल करे तो एम्बुलेंस की व्यवस्था आपके पास में हो। ब्लॉक के अंदर भी कुछ शादियां कराई जाती हैं, जैसे बेटियां हैं, 24 जोड़ों की शादी कराते हैं, माननीय प्रमुख साहब भी रहते हैं उसमें। तो कुछ गांव से कुछ व्यक्ति लेंगे आप जो गरीब हैं, जो पात्रता की श्रेणी में आ रहे हैं, कि वो अपना रिश्ता तलाश कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शादियां कराई जाती हैं, सामूहिक विवाह जो इसको बोलते हैं। जी, सामूहिक विवाह का ऐसा है, देखो प्रदेश सरकार की तरफ से जो सामूहिक विवाह का जो एक सिस्टम चला हुआ, सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें क्या है, उसका जो बजट का जो आवंटन है बहुत कम है। क्यों? एक गांव से बामुश्किल 2 से 3 परिवार ऐसे बामुश्किल मिल पाते हैं जो अपने बच्चों की शादियां, जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना है इसके तहत करा पाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसका जो स्तर है, इसका स्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। इसका स्तर बड़ा होगा तो परिवार में जो गरीब परिवार हैं, जो अपने बेटियों की शादी अगर संपन्नता के साथ करा पाएँ, तो उसके लिए कम से कम एक गांव के हिसाब से कोटा फिक्स हो कि भाई हर गांव में 50 से 100 परिवारों को, ऐसे 50 से 100 परिवार अमूमन उस श्रेणी में आ जाते हैं कि जिनको मदद की आवश्यकता रहती है बेटियों की शादी के लिए, तो उतना कम से कम स्तर होना चाहिए। लोकसभा एक लोकप्रिय लोकसभा हम इसको कहेंगे, उसमें कितनी कमी रह गई थी? थोड़ी बहुत जो कमी, थोड़ी बताइए कितनी कमी रह गई थी विजय होते होते रहे? देखिए यश भाई, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरी जो एंट्री हुई, मेरी एंट्री बहुत नज़दीक समय पे आके हुई। जब चुनाव की जो वोटिंग की तारीख थी 19 अप्रैल तारीख थी, और मेरा जो टिकट का फाइनल हुआ वो लगभग आके मार्च 25 या 26 के करीब। तो मुझे बहुत समय नहीं मिल पाया। मैं पूरे के पूरे क्षेत्र का भ्रमण ही नहीं कर पाया। लगभग 850 गांव है, जिसमें 4-5 बड़ी नगर पंचायत है। तो मैंने अपना पूरा प्रयास से सुबह 7 बजे निकलता था, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जाता था, क्षेत्र में घूमता था। एक दिन में कम से कम 35 गाँव, 40 गाँव, 45 गाँव भी कवर किए हैं मैंने मेरी तरफ से बहुत हर संभव प्रयास किया। बाकी जीत हार तो सब किस्मत का लिखा हुआ है। और मैं जिस तरीके से मैं पहली बार आया, उससे पहले मेरा कोई राजनीतिक करियर नहीं था, पहली बार आया, और जनता ने जिस तरीके का सहयोग दिया है और जिस तरीके का वोटों से भी मुझे नवाजा है, मैं हृदय की गहराइयों से जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जिस तरीके का सहयोग जनता ने मुझे दिया है, इस तरीके का सहयोग मुझे बार बार दें, और एक दिन निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और मैं जनता की जो भी इच्छाएं हैं और जो भी मेरे से उम्मीद रख रही है जनता, पूरी लोकसभा की जनता जो भी मेरे से उम्मीद रख रही है,
तो मैं 100% प्रयास करूंगा कि उनकी उम्मीद को ऊपर मैं खरा उतरूं। सहारनपुर जिला अध्यक्ष हैं जो ननौता से बिलोंग करते हैं, माननीय जगपाल साहब, और आप नरेंद्र जी हैं विधानसभा अध्यक्ष हैं गंगो के। तो अब की बार देरी होगी या फिर उनको समय दिया जाएगा अब की बार? मैं पूरा क्वेश्चन नहीं समझ पाया आपका। जैसे समय कम मिला था ना पिछली बार ठाकुर श्रीपाल राणा जी को, एक मौका चाहिए होता है, एक समय चाहिए होता है जनता तक पहुंचने का। हमारे जिला अध्यक्ष जी बड़े मेहनती जिला अध्यक्ष जी हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। हम जिला अध्यक्ष जी से प्रयास करके जल्दी ही सोचेंगे कोई विधानसभा का प्रत्याशी हमारे बीच का, हमारा साथी जो हमारे बहुजन समाज पार्टी को समझता हो, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझता हो। हम तो चाहते हैं इस तरह का प्रत्याशी आ जाए, और कोशिश भी ये है कि हमारे जिला अध्यक्ष जी बड़े मेहनती हैं और समझते हैं उस बात को, क्योंकि पुराने लीडर्स हैं श्री जगपाल सिंह जी। और हम कोशिश यह करेंगे जिला पंचायत के चुनाव से पहले ही हम प्रत्याशी लेकर आने का काम करें। बाकी काम बहन जी का है, बहन जी कब तक प्रत्याशी उतारेगी ये तो बहन जी का। अच्छा, थोड़ा जो भारतीय सेना में आपने सेवा दी है, कौन सा सन होता था वो, क्या? मैं सन 1995 में सीमा सुरक्षा बल में मैं भर्ती हुआ था और लगभग 22.5 साल की नौकरी करने के बाद में 31 अक्टूबर 2017 को मैं रिटायर हुआ था। और रिटायर होने के बाद में मेरा राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। मैं अपना वहाँ के बाद में छोटा मोटा मेरा बिजनेस था, बेंगलोर में रह के मैं अपना जो है घर परिवार का अपना गुजारा वहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ। और जो सेना का जो मेरा समय है वो एक साहसिक और एक गौरवपूर्ण और एक मेरे लिए सौभाग्य, और मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता कि मुझे मेरे इस जीवन काल में मुझे सेना में सेवा करने का मौका मिला। इससे बड़ा समय मेरा कुछ हो नहीं सकता। राजनीति और किसान और सेना, इन तीनों में अगर किसी को तवज्जो दूंगा, ज़्यादा तवज्जो दूंगा, तो मैं जवान को तवज्जो दूंगा, क्योंकि मेरा लंबा समय उसके साथ है। वो जी लोग बहुत ईमानदार रहते हैं। आप बताइए, बेंगलोर के अंदर रह के आपने ऐसा क्या सीखा जो यहाँ नहीं है वो वहाँ है? देखिए, व्यवस्था यहाँ की भी और व्यवस्था वहाँ की भी बहुत अच्छी है। व्यवस्था में किसी तरीके का कुछ नहीं कि जो बेंगलोर में मैं देख पा रहा हूँ वो मेरे यहाँ नहीं है। ये मेरी जन्मभूमि है, यहीं पे बड़ा हूँ, इसी मिट्टी में मिला हुआ हूँ, इसी मिट्टी से बड़ा होके गया हूँ। तो मुझे मेरी मिट्टी से निश्चित रूप से उतना प्यार रहेगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं बेंगलोर में हूँ, प्रवासी हूँ, और बेंगलोर में मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ। और जब भी मुझे मेरा मन होता है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुझे मेरे गांव पहुंचना है, तो मैं बिना देर किए मेरे गांव पहुंच जाता हूं, मेरी मिट्टी में जुड़ जाता हूं। बैकग्राउंड जानना चाहिए, जैसे फैमिली में जैसे बेटे कितने हैं? मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। तीनों जो है बच्चों की शादी हो चुकी है, और सभी अपने अपने परिवारों के साथ व्यस्त हैं। और मैं बिल्कुल राजनीति में, जन सेवा और समाज सेवा में हूँ। क्षेत्र के जो युवा हैं, आप उनको बेटा मानते हैं? जो बेटियां स्कूल के लिए जाती हैं उनके लिए विद्यालयों की सुविधाएं और कुछ कैमरे वगैरह की सुविधाएं कराएंगे? भाई मैं ये मानता हूँ कि भाई गांव स्तर पे, हर एक गांव स्तर पे जहाँ पे विद्यालय है, खासतौर पे विद्यालय है, विद्यालय का जो परिसीमन है, वहाँ पे इस तरीके की सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि विद्यालय में हर किसी भी तरीके की अनैतिक गतिविधियां न हो, उसको रोकने के लिए जो सीसीटीवी का है, मेरे हिसाब से हर गांव स्तर पे ये चीज़ें होनी चाहिए। सुरक्षा समिति की ज़रूरत रहती है कुछ गांव, जैसे अगर एरिया के अंदर आप जैसे चेहरे हैं, एक फौजी हैं आप और एक सेवा दे चुके, आपको काफ़ी अनुभव है कि सुरक्षा क्या चीज़ होती है। अगर मौके पर सुरक्षा प्रदान ना हो तो जीवन जा सकता है। गांव स्तर पे ग्राम समाज जो होता है, गांव समाज जो होता है, सर्व समाज में यहाँ पे इस तरीके की आंतरिक सुरक्षाओं की आवश्यकता नहीं रहती। यहाँ पे गांव का हर जवान, हर बुजुर्ग, हर बच्चा अपने आप में एक सैनिक रहता है। अगर किसी भी तरीके से आप पुराना इतिहास भी उठा के देख लें, आज भी अगर जाके देख लें, अगर यहाँ पे कहीं पे गली पे जाके अगर किसी बच्चे के साथ अगर कुछ बदतमीजी हो रही है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई वहाँ जाके देख लो, व्यवस्था मिलेगी, 100% से व्यवस्था मिलेगी। ये थोड़ा शहरी कल्चर में होता है कि भाई अगर झगड़ा हो रहा है या किसी के साथ बदतमीजी हो रही है या किसी बहन बेटी के साथ में अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो जिसको देख के भी लोग नज़रअंदाज कर, गांव स्तर पे कोई नज़रअंदाज नहीं करता। आम आदमी कभी कभी प्रताड़ित हो जाता है और फिर वो थाने में जब जाकर बैठता है, उसको वो सम्मान तो नहीं मिल पाता, उसको इंसाफ भी नहीं मिल पाता, फिर वो अपने नेतागणों की तरफ को चलते हैं, और नेतागणों की मानने के लिए पुलिस बिल्कुल भी तैयार नहीं आज के समय में। देखिए, ऐसा नेताओं को बनाया किसके लिए? जनता के लिए बनाया है, जनता के प्रतिनिधि है। मैं भी हूँ, मैं भी जनता का प्रतिनिधि। पुलिस नहीं सुनती किसी की भी। देखिए, पुलिस का काम है एक निष्पक्ष काम करना। अब वो पुलिस
यहाँ की पुलिस और कहीं की भी पुलिस है। पुलिस का काम है निष्पक्ष तरीके से काम करना। वहाँ पे जो बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो निष्पक्षता की तरफ नहीं करते, कहीं ना कहीं भाईबंदी कर देते हैं। और भाई राजनेता का जो क्षेत्रीय नेता है उनकी जिम्मेदारी बनती है, अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करे तो पुलिस को जिस तरीके से पुलिस समझना चाहती है उस तरीके से पुलिस को समझाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए भाई पात्र कौन किस तरीके का काम करे, जिम्मेदारी बनती है। जैसे आप फौजी हैं इसलिए हमारा क्वेश्चन था कि आम आदमी प्रताड़ना का शिकार होता है। चलते हैं कि ठाकुर श्रीपाल राणा जी के पास चलते हैं अपनी समस्या को लेके, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ जरिया है, वो चाहे अपना पैसे दे के कोई काम कराएं, अपने लिए कुछ न्याय की भीख मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनको फिर भी न्याय नहीं मिल पाता है। भाई अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारा अधिकार है, हम जो है जिस स्तर पे हमें न्याय नहीं मिल रहा, ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो न्याय प्रणाली बनाई गई है उसमें अगर आपको एक स्तर पे न्याय नहीं मिल रहा तो उसके ऊपर का स्तर बनाया हुआ है, उसके ऊपर के स्तर पे जाए जाए, उससे भी ऊपर का स्तर बनाया हुआ है। अगर नहीं मिल रहा, मैं ये समझता हूँ कि भाई मेरे संज्ञान में जो भी मुद्दा आ रहा है, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई इसके साथ में पक्षपात हो रहा है या इसको जो है न्याय नहीं मिल रहा, तो मैं 100% मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तैयार रहता हूँ। मुझे जहाँ पे जिस स्तर पे भी जाना पड़े, जिस लेवल पे भी जाना पड़े, मैं 100% वहाँ पे जाऊँगा। यही मेन पॉइंट था हमारा कि ये देखिए जनता का कहीं ना कहीं जो सवाल है और जो जनता की समस्या रहती हैं कि वो चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि उनका नेतृत्व करे और हर तरीके से वो सम्मानजनक स्थिति में ला के खड़ा करें अपने क्षेत्र के लोगों को जो इनके पास आए मदद मांगने, जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है उनके लिए ठाकुर श्रीपाल राणा जी खड़े हैं। और हर तरीके से इन्होंने अपनी इनकी जो बात है वो एरिया के अंदर जो इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने जो मन बनाया हुआ है, चिंतन मंथन करते रहते हैं। और नरेंद्र ओरली जी हैं और जगपाल जी हैं जो ननौता से बिलोंग करते हैं, जिला अध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी से। पिछली बार जो ठाकुर श्रीपाल राणा जी हैं उनको थोड़ा समय कम मिला है, जनता तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला और चुनाव जो है वो समाप्त हो चुका था उस टाइम पे। तो अब की बार पूरी तैयारी में हैं और बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग लखनऊ के अंदर हुई थी, उसका जन सैलाब आप देख सकते हैं। और हर तरीके से जो बदलाव अब की बार है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, तो वो एरिया के अंदर नए तरीके से डेवलपमेंट लाने का प्रयास करेंगे। सहारनपुर की बात की जाए ठाकुर साहब कि सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभाएं हैं और आपकी गंगो विधानसभा पड़ती है, आपका गांव भी गंगो विधानसभा में है और लोकसभा पड़ती है कैराना। तो आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी और जो महत्व देंगे वो कौन सी विधानसभा को देंगे? हाँ देखिए, बहुत बढ़िया सवाल किया है ऐश भाई आपने। यहाँ पे क्या, मैंने कैराना लोकसभा लड़ी है। कैराना लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा आती है, नकुड़, गंगो, थाना भवन, शामली और कैराना। तो इन 5 विधानसभा में से जाहिर सी बात है कि क्योंकि मेरी मेहनत इन्हीं 5 विधानसभा में रही है और मैं प्रायोरिटी में रखूंगा कि इन्हीं 5 विधानसभा में से किसी एक विधानसभा को चुनूं। तो उसमें भी मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं उस विधानसभा को चुनूं जिस विधानसभा में मेरा मूलतः गांव आता है। तो मूलतः गांव मेरा आता है गंगो विधानसभा। ये तो होगी मेरी अपनी स्वेच्छा, लेकिन इस स्वेच्छा से कुछ काम नहीं चलता। पार्टी का आदेश है, बहन जी का नेतृत्व है, जिस तरीके से संगठन और पार्टी जिस तरीके से जहां से भी मुझे आदेश करेंगे वहीं से मैं अपने आप को प्रत्याशी के रूप में लाने का प्रयास करूंगा। और इसके बावजूद भी अगर बहन जी या पार्टी अगर मुझे समझती है कि भाई मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जो है क्षेत्र की सेवा करूं और अपनी लोकसभा की सेवा करूं, तो 100% मैं उस तरीके से भी, कोई भी दूसरा भी कैंडिडेट आ रहा है तो मैं हर तरीके से दूसरे कैंडिडेट के भी साथ रहूंगा। तो विभाजन भी होना जरूरी रहता है और वर्ग के हिसाब से विभाजन करना पड़ता है, यानी जो बांटनी पड़ती है विधानसभा को। जो आपके 8 कैंडिडेट आएंगे ना इसमें? हाँ, इसमें गंगो विधानसभा के अंदर 8 जिला पंचायत हैं और 8 जिला पंचायत क्या आती तो एक्चुअली 8.5 मानी जाएंगी, लेकिन 8 जिला पंचायत पूर्णतः हैं। और उसमें से जहाँ तक वर्ग के हिसाब से आपने सवाल किया, ये तो एक आरक्षण प्रणाली है। इस आरक्षण प्रणाली के साथ में दिया गया, लेकिन जो अगर हम सभी वर्गों का, क्योंकि पार्टी जो हमारी जिस पार्टी से हम संबंध रख रहे हैं वो सर्व समाज की पार्टी है और इसमें से हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई सर्व समाज की भावनाओं को ध्यान में रख के हर एक जो 8 की 8 जिला पंचायत का हमारा आवंटन उसी तरीके से किया जाए। उसी संबंध में हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो चर्चा के लिए हमारे पास में उसी संबंध में आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, आज सुबह उनके साथ फोन पे चर्चा भी हुई। उनको जगपाल साहब हैं, हाँ जगपाल जी हैं, उनके साथ में सुबह ही इस विषय को लेकर चर्चा हुई थी और वो आज उनका एक व्यस्तम कार्यक्रम रहा जिस वजह से वो यहाँ पे हमसे संपर्क नहीं साध पाए। और क्षेत्र में है बहुत बढ़िया तरीके से लगे हैं। एक मैं बोलता हूँ कि जिस दिन से उन्होंने जिला अध्यक्ष का पद संभाला है
उस दिन से पूरे सहारनपुर जिले के अंदर और सहारनपुर जिले के साथ साथ जिम्मेदारी सहारनपुर जिले की है, लेकिन जिस तरीके से उनकी कार्यशैली को हम देख रहे हैं, जिस तरीके से उनका सुबह 7 बजे से लेके और रात के 10-11 बजे तक 12 बजे तक जो उनकी कार्यशैली हम देख रहे हैं, जो हमारे नज़दीकी ज़िले हैं, नज़दीकी ज़िले के जो जिला अध्यक्ष हैं, मैं बोलता हूं कि उन्होंने उनके अंदर भी एक ऐसी जागृति फूंक दी है कि वो बहन जी के नेतृत्व में हर जो है कार्यकर्ता सड़कों पे आ गया है। कार्यकर्ता के रूप में और एक संघर्षशील व्यक्ति हैं नफे सिंह जी हैं जो होजखेड़ी से हैं। नरेंद्र जी से सवाल है हमारा, थोड़ा बताइए एरिया के अंदर वो और सब मिलकर काम करेंगे या फिर आप अकेले ही अपनी विधानसभा में? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। नहीं, सर्वोपरि हमारा सीनियर संगठन है और हमारे जिलाध्यक्ष ऊर्जावान जिलाध्यक्ष नवयुक्त ऊर्जावान जिलाध्यक्ष हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ही हम लोग अपने विधानसभा क्षेत्र में 8 के 8 प्रत्याशी लाने का काम करेंगे। जो आपने राणा जी से क्वेश्चन पूछा था, हम सभी सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर ही सभी जाति वर्गों के लोगों को चुनाव लड़ाने का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पहले से काम करती रही है। जिला पंचायत में भी ऐसा ही कुछ होने को होगा। नफे सिंह हैं जो होजखेड़ी से बिलोंग करते हैं, युवा वर्ग काफ़ी जुड़ा उनके साथ में, जो जिला प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी। हाँ, बहुत अच्छे वर्कर हैं, वो बहुत मेहनती वर्कर हैं। अभी उनके यहाँ पुत्र धन की प्राप्ति हुई है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि उनके बच्चे की आयु वृद्धि हो। बहुत नॉलेज रखते हैं आप नरेंद्र जी, तो थोड़ा बताइए सभी जो इसमें महिला भी हैं उनके लिए कुछ काम करते हैं? जी। और अब तो हमारे यहाँ भी बूथों पर भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी, हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भी, जो बूथ की कमेटी है उनमें भी हमने एक महिलाओं को रखने का भी काम किया है। वो संगठन में हमारी महिला बड़ी जागरूक है। हमारी महिला तो मैं समझता हूँ बहुजन समाज पार्टी की महिला हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला है भाई। और हमारे बूथ स्तर पर भी हमारे भाइयों को ये कह देती है, रोटी में आटा बाद में डालूंगी, पहले वो डाल के आओ। बूथ की तैयारी कर रखी है आपने सारी? हाँ, ये 90% हमारी बूथ कमेटी बनकर तैयार होगी जी। बिल्कुल 90% सेक्टर कमेटी पहले बन गई थी और उसी के बाद बहन जी ने रैली का कार्यक्रम किया। आप सब अंतिम मैसेज आपका लेना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है क्षेत्र की जनता से, और एक विनम्र विनती भी जनता से है मेरी, कि केवल श्रीपाल राणा ही नहीं, प्रत्याशी ऐसा चुने वो पार्टी से हटके भी एक व्यक्तित्व हो, जिस व्यक्तित्व से आप उम्मीद कर सको कि आपके सुख में, आपके दुख में, आपके क्षेत्र की तरक्की में और आपके गांव की, आपके क्षेत्र के विकास में जो आदमी काम कर सके, उस आदमी का साथ दो। चाहे वो श्रीपाल राणा है, चाहे वो दूसरा है। मैं बोलता हूं कि हर एक तरीके से व्यक्तिगत रूप से आप ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो आपके सुख दुख में आपका साथ दे सके। सहारनपुर में अगर देखा जाए कि ऐसे कुछ साथी भी आए हैं, जैसे चंद्रशेखर की कुछ पार्टी के लोग भी यहाँ काम करेंगे एरिया के अंदर, क्या इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, हर व्यक्ति को और हर पार्टी को लोकतंत्र है, समान अधिकार है, सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी अपना प्रयास कर रही है, बहुजन समाज पार्टी अपना प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रयास कर रही है, और उसी से संबंधित समाजवादी पार्टी और जितनी भी कांग्रेस पार्टी, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपना अपना दंगल है, ये सब अपनी अपनी आजमाइश कर रहे हैं। और इसी का एक चरण में आज़ाद समाज पार्टी भी है। रही बात ऐसी कि वो उनका भाई बहुजन समाज पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो 100% दिल और जान बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेगा। बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ में भापसी से नरेंद्र ओरली साहब हैं जो विधानसभा अध्यक्ष है गंगो के, और जगपाल जो हैं वो ननौता से हैं, जिला अध्यक्ष हैं, और जिला प्रभारी हैं नफे सिंह जी जो होजखेड़ी से हैं, और भापसी से इस वक्त हमारे साथ में ठाकुर श्रीपाल राणा जी हैं। दैनिक मीडिया और आपका मीडिया न्यूज़ से मैं आस मोहम्मद और नए अपडेट आपको दिखाते रहेंगे, बने रहें हमारे साथ।